जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर दलित पहचान को निशाना बनाते हुए टिप्पणियों में सीजेआई को कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको बता ही दिया है, भारत के अनुसूचित जाति के लोगों, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, नौकरशाहों से लेकर आम नागरिकों तक सभी को जातिगत भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। यह अंश हरियाणा में एक एससी आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या के मामले की पड़ताल करता है, जिसकी मृत्यु के बाद जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों में बताया गया है कि अधिकारी की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, खासकर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पर उत्पीड़न की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए। पूरन कुमार के 8 पृष्ठों के सुसाइड नोट में जाति आधारित भेदभाव, मानसिक यातना और सार्वजनिक अपमान का विस्तृत वर्णन है, जिसने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि एससी वर्ग को अपने जीवन और करियर में सामान्य वर्ग की तुलना में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी उजागर किया था। वर्तमान में चंडीगढ़ पुलिस सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है, जबकि हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री इस संवेदनशील प्रशासनिक मामले को लेकर उलझन में हैं। नमस्कार। आज हम एक काफी दुखद और कहना चाहिए जटिल मामले पर बात करने जा रहे हैं। जी। हरियाणा के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वाई पूरन कुमार, आईपीएस थे। वो हाल ही में अपने घर पर मृत पाए गए हैं और शुरुआती जांच खैर इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन मामला उतना सीधा लग नहीं रहा। सही कहा। इस घटना ने कई सारे बहुत परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर जो एक काफी लंबा नोट उन्होंने छोड़ा है और फिर उनके परिवार ने जो गंभीर आरोप लगाए उसके बाद। हाँ, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं लगती, इसमें शायद सिस्टम से जुड़े कुछ गहरे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। तो आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है, इसका फोकस यही है, हरियाणा के इंस्पेक्टर जनरल वाई पूरन कुमार की ये दुखद मौत। हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स को समझें परत दर परत। उन्होंने जो जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए वो क्या थे, उनके परिवार की शिकायतें क्या हैं और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन क्या रहा है अब तक। और हमारी ये जो पड़ताल है आज, ये आधारित है इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के एक लेख पर। शीर्षक है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द डेथ ऑफ एन एससी आईपीएस ऑफिसर। ये लेख न सिर्फ इस घटना की जानकारी देता है, बल्कि इसे भारत में जो जातिगत भेदभाव का एक बड़ा और कहना चाहिए लगातार बना हुआ मुद्दा है, उसके संदर्भ में भी रखता है। तो हमारा मकसद यही है कि वाई पूरन कुमार मामले की गहराई में जाएं। वो कौन सी चुनौतियां थीं जिनका वो कथित तौर पर सामना कर रहे थे, उनके सुसाइड नोट में क्या लिखा है, उनकी पत्नी जो खुद एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और प्रशासन इस पूरी सिचुएशन से कैसे निपट रहा है। और हाँ, हम इसे डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें उजागर की थीं, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो ऐतिहासिक और आज भी जो भेदभाव होता है, उसके नजरिए से भी देखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है। बिल्कुल। तो चलिए वाई पूरन कुमार के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी, मतलब पुलिस सेवा में एक अच्छा खासा लंबा अनुभव था उनका। हाँ, और करियर भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। अंबाला और कुरुक्षेत्र जैसे जिलों में एसपी रहे, है ना, और बाद में अंबाला और रोहतक रेंज के आईजीबी रहे, मतलब एक अनुभवी और सीनियर अधिकारी। जी। घटना मंगलवार की है, जब वे चंडीगढ़ में सेक्टर 11 में उनका सरकारी आवास है, वहां मृत पाए गए। जैसा आपने कहा, पुलिस की शुरुआती जांच तो यही कह रही है कि ये आत्महत्या है, पर जांच अभी किसी फाइनल स्टेज पर नहीं है। और जो चीज इस मामले को थोड़ा असाधारण बना रही है, वो है मौके से मिला 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट। हाँ, ये बहुत अहम है। ये नोट कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इसमें क्या लिखा है, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगी। इस नोट में जैसा बताया जा रहा है, अगस्त 2020 से, पिछले करीब 4 साल से सीनियर अधिकारियों द्वारा लगातार जाति के आधार पर भेदभाव किए जाने का जिक्र है। अगस्त 2020 से। हाँ। नोट के अनुसार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, पब्लिक में अपमानित किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी परेशान किया गया। उन्होंने लिखा कि ये सब अब उनके लिए असहनीय हो गया था। क्या नोट में कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र है, जिससे ये उत्पीड़न या भेदभाव थोड़ा और साफ होता हो? हाँ, नोट में कथित तौर पर कुछ स्पेसिफिक घटनाओं का भी वर्णन है,
जैसे एक बार वो किसी मंदिर गए तो उस पर उन्हें परेशान किया गया। एक और जो बहुत ही दुखद बात सामने आई है वो ये कि जब उनके पिता की तबीयत बहुत खराब थी, शायद आखिरी समय था, तब उनसे मिलने जाने के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था। अरे बाप रे। जी, नोट में ये भी लिखा है कि उन्हें अस्तित्वहीन पदों पर भेजा गया, शायद ऐसी पोस्टिंग जिनका कोई खास काम या अधिकार नहीं होता, एक तरह से साइडलाइन करने की कोशिश। हाँ, किनारे लगाना जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि उन्हें झूठी और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटल हैरेसमेंट के बहुत गंभीर आरोप हैं। क्या उन्होंने इसके लिए किसी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है? नोट में नाम वगैरह हैं? नोट के जो आखिरी 4 पन्ने हैं उनमें कथित तौर पर कुछ सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के नाम हैं। इसमें एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे ब्यूरोक्रेट का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। नोट में डिटेल में बताया गया है कि कैसे इन अधिकारियों ने उन्हें कथित तौर पर मानसिक और प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित किया। और क्या क्या इस नोट में ये भी कहा गया है कि उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। जी, नोट में इस बात का भी जिक्र है। उनके मुताबिक उन्होंने बार बार हायर लेवल पर शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी अनदेखी और लगातार हो रहे उत्पीड़न ने, जैसा नोट में लिखा है, उन्हें ये आखिरी कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये आरोप वाकई बहुत गंभीर हैं और एक बड़ी जांच की मांग करते हैं। अब उनके परिवार के रिएक्शन पर आते हैं। उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार, वो खुद हरियाणा सरकार में एक सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। हाँ, वो विदेश सहयोग विभाग में कमिश्नर और सेक्रेटरी हैं। और विडंबना देखिए कि जिस समय ये दुखद घटना हुई, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ जापान के ऑफिशियल दौरे पर थीं। अच्छा, तो वापस लौटने पर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? बुधवार को उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में एक फॉर्मल शिकायत दी है। ये 4 पन्नों की शिकायत है और ये हरियाणा के कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ है। लेकिन यहाँ ये नोट करना जरूरी है कि इस शिकायत के आधार पर अभी तक एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो दर्ज नहीं हुई है। इस शिकायत में मुख्य आरोप क्या लगाए गए हैं? शिकायत में ये दावा किया गया है कि उनके पति ने उन्हें पहले बताया था कि हरियाणा के जो डीजीपी हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, उनके कहने पर उनके खिलाफ एक साजिश रची जानी है और उन्हें झूठे सबूत बनाकर फंसाने की कोशिश की जाएगी। क्या किसी हालिया घटना का भी जिक्र है जिससे ये डर या ये बात बढ़ी हो? हाँ, शिकायत में एक स्पेसिफिक घटना का जिक्र है। बताया गया है कि वाई पूरण कुमार की मौत से ठीक पहले उनके स्टाफ का एक मेंबर था, सुशील नाम का। उसके खिलाफ रोहतक के अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर नंबर 1000, केस नंबर 03192025। ओके। अमनीत पी कुमार का आरोप है कि उनके पति को इस मामले में फंसाया जा रहा था और ये बात उन्हें आखिरी समय तक बहुत परेशान कर रही थी। तो उनकी स्पष्ट मांग क्या है प्रशासन से? उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 108 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। ये धारा पहले आईपीसी की धारा 306 हुआ करती थी, जो आत्महत्या के लिए उकसाने अबेटमेंट टू सुसाइड से जुड़ी है। जी। इसके साथ ही उन्होंने SC/ST एक्ट यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की जो संबंधित धाराएं हैं उनके तहत भी कार्रवाई की मांग की है। उनकी मांग है कि एफआईआर दर्ज हो और इन अधिकारियों के तुरंत गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल पदों पर हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और पोस्टमार्टम के बारे में क्या जानकारी है? सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अमनीत पी कुमार ने कथित तौर पर तब तक पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है जब तक उनकी शिकायत पर एक्शन नहीं होता और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती। ये स्थिति मामले की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा देती है। इस सब पर ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? चंडीगढ़ पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? चंडीगढ़ का जो सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन है वो इस मामले की जांच कर रहा है। पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि उन्हें अमनीत पी कुमार की शिकायत मिल गई है और कहा है कि आगे की कार्रवाई जारी है। जैसा हमने पहले बात की, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर लिया है, कमरे को सील कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो जांच के लिए जब्त किए हैं और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। और हरियाणा सरकार का क्या रुख है इस पूरे मामले पे? ये उनके ही एक सीनियर अधिकारी से जुड़ा मामला है? स्रोत के अनुसार हरियाणा सरकार इस मामले में थोड़ी कहना चाहिए
उलझी हुई सी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जापान से लौटने के बाद गुरुवार को वाई पूरन कुमार के परिवार से मिले, जिसमें अमनीत पी कुमार भी थीं। ये मीटिंग करीब 1 घंटे चली। अच्छा। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से बिना कोई बात किए चले गए। उनकी जो पहले से तय प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी कैंसिल कर दी गई। हालांकि बाद में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी कपूर से घटना के बारे में जानकारी जरूर ली। और कोई बयान? वहीं हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग रस्तोगी, उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना कहा, वाई पूरन कुमार एक योग्य अफसर थे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये छोटा सा बयान ये भी स्थिति की सेंसिटिविटी को दिखाता है। और ये भी जानकारी है कि मृतक अधिकारी का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। ये जानना भी जरूरी है कि क्या वाई पूरन कुमार ने पहले भी इस तरह के मुद्दे उठाए थे? मतलब क्या ये अचानक से हुआ या इसका कोई इतिहास रहा है? स्रोत में उनके पिछले विवादों का जिक्र है। हाँ, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताता है कि वाई पूरन कुमार का सीनियर अधिकारियों के साथ टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। उन्होंने पिछले कई सालों में मुख्यमंत्री और राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को कई चिट्ठियां लिखी थीं। अच्छा जी, इन चिट्ठियों में उन्होंने बार बार गंभीर मुद्दे उठाए थे, जैसे होम मिनिस्ट्री के नियमों का कथित उल्लंघन, अनुसूचित जाति के अधिकारियों के प्रति पक्षपात का आरोप और पोस्टिंग में भेदभाव। क्या आप कुछ ठोस उदाहरण दे सकती हैं जिससे ये पैटर्न समझ आए टाइमलाइन के हिसाब से? जरूर। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, अगस्त 2020 में जब वो आईजीपी थे, उन्होंने शहजादपुर पुलिस स्टेशन में एक मंदिर का दौरा किया। इस पर जो तब की डीजीपी थे मनोज यादव, उन्होंने कथित तौर पर सवाल उठाए। कुमार ने इसे उत्पीड़न कहा था। फिर 2022 में जब वो सिरसा रेंज के आईजीपी थे, उन्होंने सिरसा पुलिस लाइंस के अंदर कथित तौर पर एक अनधिकृत मंदिर बन रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बाद उनके खिलाफ ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव जांच बैठा दी गई। यानी धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में भी टकराव हुआ। और हाल के सालों में फरवरी से अप्रैल 2023 के बीच, मतलब पिछले ही साल, उन्होंने एक सीनियर आईएएस अधिकारी के खिलाफ उत्पीड़न और अपमान की 5 अलग-अलग शिकायतें दर्ज की। 5 शिकायतें नोट में है। हाँ, हो सकता है। फिर अप्रैल 2024 में, इसी साल, जब वे आईजीपी टेलीकॉम थे, उन्होंने आईपीएस अधिकारियों के बीच गाड़ियों के अलॉटमेंट में कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपनी सरकारी गाड़ी ही वापस कर दी। गाड़ी वापस कर दी? क्यों? हाँ, क्योंकि उन्हें लगा कि अलॉटमेंट में भेदभाव हो रहा है, शायद एससी अधिकारियों के साथ। और इसी साल भी उन्होंने कोई शिकायत की थी हाल में? हाँ, इसी साल 2024 के मध्य में उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक और पत्र लिखा। इसमें उन्होंने होम मिनिस्ट्री के नियमों को दरकिनार कर अधिकारियों की कथित अवैध पदोन्नति का मुद्दा उठाया और फिर से अनुसूचित जाति के अधिकारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये शिकायतों और विवादों का एक लंबा और लगातार चलने वाला सिलसिला था, जिसमें बार बार भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज नहीं लगते, इसमें गहरे सिस्टेमिक सवाल उठते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य पे आते हैं। स्रोत लेख के जो लेखक हैं, इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, वो इस पूरी घटना को जातिगत भेदभाव की व्यापक मुद्दे से कैसे जोड़ते हैं? उनका नजरिया बहुत साफ और कहूंगी मार्मिक है। वो लिखते हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो या चीफ जस्टिस हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो या एक आम मजदूर, उसे सामान्य वर्ग के व्यक्ति की तुलना में जिंदगी में कई गुना ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। पहले तो समाज में जो जातिवादी भेदभाव है उससे लड़ना होता है, और फिर अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियों से जूझते हुए अपने पद और रोजगार को बचाए रखने के लिए भी एक अलग संघर्ष करना पड़ता है। ये एक बहुत ही गंभीर अवलोकन है, जो व्यक्तिगत अनुभवों से परे एक सामाजिक सच्चाई की तरफ इशारा करता है। स्रोत में बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के एक महत्वपूर्ण कथन का भी जिक्र है। हाँ, ये 1951 में पटियाला में दिया गया उनका एक बयान है, जो आज भी इतना ज्यादा प्रासंगिक लगता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के जो अनुसूचित वर्ग हैं, उन्हें अपनी असली आज़ादी अभी हासिल करनी है। सवर्ण वर्ग शायद अंग्रेजों से सत्ता मिलने को अपनी आज़ादी समझ ले, लेकिन हजारों सालों से ब्राह्मणवादी सोच के तहत जिन्हें गुलाम बनाकर रखा गया है, उस दलित वर्ग को बराबरी और सम्मान पाने के लिए इस असमानता के खिलाफ लड़कर अपनी आज़ादी खुद हासिल करनी होगी।
और उन्होंने शायद कानून बनाने और उसे लागू करने के बीच के फर्क पर भी जोर दिया था। बिल्कुल, ये बात उन्होंने संविधान बनाने और उसके लागू होने के जो शुरुआती कड़वे अनुभव थे, उसके बाद कही थी। उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, कानूनों को जमीन पर लागू करवाना वो कानून बनाने से भी कहीं बड़ी चुनौती है। और ये बात आज भी उतनी सच लगती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में क्या कार्यस्थल पर भेदभाव के दूसरे उदाहरण भी दिए गए हैं? हाँ, लेख में इस बात का उल्लेख है कि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले राष्ट्रपति हों, राजनेता हों या अधिकारी हों, उनके साथ कार्यस्थलों पर या पब्लिक प्लेसेस पर, यहाँ तक कि मंदिरों में भी भेदभाव और अपमान की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। देश ने ऐसा देखा है। एक हालिया उदाहरण दिया गया है भारत के पहले दलित चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में कथित तौर पर जूता फेंका गया, जिसे कई लोगों ने जातिगत पूर्वाग्रह से प्रेरित माना। तो स्रोत लेखक वाई पूरन कुमार की इस दुखद मौत को इसी व्यापक और गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकता के एक और दुखद नतीजे के तौर पर देख रहे हैं। आत्महत्या इस सिस्टमिक जातिवादी मानसिकता का एक और शिकार हो सकती है। बेशक पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए आरोप, उनका ये पूरा इतिहास और ये सामाजिक संदर्भ, ये सब मिलकर इसे एक व्यक्तिगत त्रासदी से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर मुद्दा बना देते हैं। ठीक है, तो आज की इस गहन चर्चा को यहाँ समेटते हैं। हमने हरियाणा के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की अत्यंत दुखद मृत्यु के मामले पर विस्तार से बात की। हमने उनके 8 पन्नों के सुसाइड नोट में दर्ज जाति आधारित उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और प्रशासनिक भेदभाव के बेहद गंभीर आरोपों पर ध्यान दिया। हमने उनकी पत्नी, जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी हैं, अमनीत पी कुमार द्वारा हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। हमने ये भी देखा कि चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है, लेकिन FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है और हरियाणा सरकार इस सेंसिटिव मामले पर बहुत सावधानी से कदम उठा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने इस अकेली घटना को भारत में लगातार मौजूद जातिगत भेदभाव के उस बड़े मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की, जैसा कि स्रोत लेख में किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर जैसी ऐतिहासिक शख्सियतों ने जिस चुनौती को दशकों पहले रेखांकित किया था, वो आज भी ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित कर रही है, जैसा कि हाल की घटनाओं से लगता है। ये चुनौती है वाई पूरन कुमार मामले के संदर्भ में वाकई सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी सालों तक कथित भेदभाव की शिकायतें करते रहे, लेकिन व्यवस्था शायद उन्हें न्याय या राहत नहीं दे पाई। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हम सभी को मनन करना चाहिए। वाई पूरन कुमार जैसे मामलों में जहां इतने ऊंचे पद पर बैठे अधिकारियों पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं और जहां शिकायतों का एक लंबा इतिहास भी मौजूद है, उसे देखते हुए हमारे संविधान में जो समानता और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी दी गई है, उसे जमीनी हकीकत में बदलने के लिए वास्तव में और क्या किए जाने की जरूरत है। खासकर पुलिस और प्रशासन जैसी पावर स्ट्रक्चर्स के भीतर, जहां शक्ति का संतुलन बहुत नाजुक होता है और जहां इस तरह की घटनाएं व्यवस्था में गहरे बैठे मुद्दों की ओर इशारा करती हैं। ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर शायद सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं में नहीं, बल्कि सामाजिक सोच और इंस्टीट्यूशनल सुधारों में भी खोजना होगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। YouTube के माध्यम से इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला से विशेष जानकारी के लिए तो ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें। बाबा साहेब और साहब कांशी राम जी के समानता और न्याय आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।